साथियों नमस्कार। साथियों, कल बंगाल में आखिरी चरण का चुनाव है। 2 ही चरणों में चुनाव हो रहे थे और आप में से कई लोगों ने कहा है कि बंगाल के ऊपर अपडेट दीजिए, बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल को लेकर के पूरे देश में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है जैसे बंगाल का नहीं, पूरे देश का आम चुनाव हो। बहरहाल, जो भी बंगाल में चल रहा है उसमें साफ-साफ दिख रहा है कि बंगाल के लोग अब बदलाव चाहते हैं और जो टीएमसी की बॉडी लैंग्वेज है, ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज है, जो कारनामे हैं, उनसे तो स्पष्ट हो गया है कि उनको जो ग्राउंड रिपोर्ट पता चल रही है, उसमें वो हारे हुए दिख रहे हैं और बुरी तरह से हारे हुए दिख रहे हैं। स्थितियाँ तो ऐसी हो गई हैं कि ममता बनर्जी को तो अपनी रैली छोड़ कर के जाना पड़ रहा है, मोटरसाइकिल पे बैठ कर के। जी हाँ, पूरा मामला क्या है, कौन-कौन से केसेस सामने आए हैं, कैसे पता चल रहा है कि जनता का रुख किस तरफ है, थोड़ा एक एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अभी 2 दिन पहले ममता बनर्जी भवानीपुर में रैली कर रही थी। भवानीपुर उनका अपना घर है, अपने सीट है जहां से उन्होंने चुनाव लड़के पिछली बार बाई पोल्स में चुनाव लड़ा था और जीती थी और तब जाकर के सीएम बन पाई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि नंदीग्राम से तो वो हार गई थी शुभेंदु अधिकारी के सामने, तो उन्होंने बाई पोल करवाया था। अब साहब, भवानीपुर में भी अगर ममता बनर्जी हार जाएं तो कहां से जीतेंगी ये ममता बनर्जी खुद नहीं जानती। भवानीपुर से ही शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, नंदीग्राम से भी लड़ रहे हैं, भवानीपुर से भी लड़ रहे हैं। तो हुआ ये था, भवानीपुर में ही शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी दोनों एक साथ रैली कर रहे थे और दोनों की रैली में सिर्फ 100 मीटर की डिस्टेंस थी। शुभेंदु अधिकारी की रैली में एक बड़ा जन सैलाब था और जोर जोर से स्पीकर पर आवाज आ रही थी। बीजेपी के पक्ष में नारे लग रहे थे, ममता के विरोध में नारे लग रहे थे और ममता के यहाँ भी कैंप में भी उसी तरह से हो रहा था कि ममता के पक्ष में नारे लग रहे थे। लेकिन ममता के विरोध के नारों की आवाज़ इतनी ज़्यादा गूंज गई या इतनी ज़्यादा लाउड थी कि ममता बनर्जी को अपना भाषण बीच में रोकना पड़ा, चिढ़ गई, कुछ बोल करके फिर वहीं से चली गई। ऐसा नहीं कि आवाज़ की वजह से भागी है कि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिस्टर्बेंस तो बहाना है। ये जो एक सीन ये हो जाता कि जब इस तरह से 2 रैलियां एक साथ चलती हैं तो जनता को ये पता चल जाता कि किसकी रैली में वजन ज़्यादा है। अब चूंकि उस दिन शुभेंदु अधिकारी की रैली में वजन ज़्यादा था तो पूरे भवानीपुर का कॉन्सेप्ट ये बन जाता कि हमें तो शुभेंदु अधिकारी को जिताना है क्योंकि यही जीत रहे हैं। जब भी नेता को ये लगता है कि दूसरे नेता से मेरा कंपैरिजन हो जाएगा भीड़ के मामले में और मैं फीका पड़ जाऊंगा, तो नेता या तो भीड़ को स्किप कर देता है, यानी रैली को स्किप कर देता है, या कार्यक्रम में जाता ही नहीं है, बिल्कुल उसको कैंसिल ही कर देता है। ऐसा ही देखने को मिला है अखिलेश यादव के द्वारा। जी हाँ, आज मैं एक पत्रकार को सुन रहा था तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, बंगाल में हर कोई रैली करने गया, ममता बनर्जी कर ही रही हैं, बीजेपी के सब लोग कर ही रहे हैं, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी 1 आध 2 रैली कर आए हैं, केजरीवाल भी पहुंच गए हैं, केजरीवाल भी रैली कर रहे हैं, जबकि उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अखिलेश यादव एक भी बार नहीं गए, जबकि वो भी इंडिया अलायंस का ही सदस्य हैं। अखिलेश यादव क्यों नहीं गए, इस पर उन पत्रकार ने जो बयान दिया बड़ा अच्छा कहा। उनका कहना यह था कि अखिलेश यादव इसलिए नहीं गए क्योंकि बंगाल में जो ज़्यादातर डिमांड थी वो योगी आदित्यनाथ की थी, इसलिए योगी जी की रैली अच्छी खासी हुई, रोड शो हुए, बड़ा योगी जी का उसमें है। और मैंने जो ग्राउंड रिपोर्ट पता करी वहाँ से, जो मेरे रहने वाले हैं बंगाल के, उनका भी कहना यह था कि यहाँ पर योगी जी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो योगी जी की जो रैलियाँ थी उसमें जन सैलाब उमड़ा था, एकदम भारी भरकम भीड़, और रोड शो भी हमने देखे हैं किस तरह से हुए। अब अखिलेश यादव अगर अपनी रैली करने जाते तो उनकी रैली में योगी जी की रैली का 1/10 भीड़ भी नहीं आती, और फिर होता कंपैरिजन कि देख लो योगी वर्सेस अखिलेश में तो जमीन आसमान का अंतर है, और उस कंपैरिजन का असर पड़ता है यूपी इलेक्शन पर जो अगले साल होने हैं। तो अखिलेश यादव ने वो कंपैरिजन होने ही नहीं दिया, रैलीज ही नहीं करी अपनी, गए ही नहीं। तो हो सकता है एक बड़ी वजह रही हो। वैसे जब भी अखिलेश यादव की बात की जाती है यूपी में, आज भी यूपी का हर शहर का, हर मोहल्ले का आदमी ये कहेगा कि यूपी में अखिलेश यादव से बेहतर योगी जी हैं। मैंने कई इंस्टाग्राम पोस्ट किए अपने, कई शॉर्ट्स डाले, कई वीडियोस बनाए, और मैंने जब जब योगी जी का जिक्र किया मैंने ये पाया उसमें मिनिमम नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, बहुत ना के बराबर। मैंने कई बार ऐसे मुद्दे भी उठाए जो मुझे लग रहा था कि इस पर शायद लोग नाराज़ हो जाएंगे कि यार आप योगी जी की ये बात कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं। जैसे मैंने एग्ज़ाम को लेकर के बोला था कि इन्होंने अगर भर्तियों की बात करी जाए तो भर्तियाँ अच्छी खासी अमाउंट में करी हैं पिछले 10 साल में। ये बात अलग है, कुछ लटक गई, कुछ अदालत में चली गई, कुछ लेट हुई, वो चलता रहा। शिक्षक भर्ती तो अभी तक निकली नहीं, लेकिन बाकी पुलिस में बात करें, अन्य चीज़ों में बात करें तो अच्छी खासी भर्तियाँ हुई हैं, वो मैं डेटा देख रहा था। तो मैंने कहा ये चीज़ अच्छी हुई है। अखिलेश यादव की सरकार के काल में तो आप मान ही नहीं सकते थे कि ईमानदारी से भर्ती हो भी जाएगी। हो सकता है योगी जी के काल में भी कहीं बेईमानी चली हो 1 आध 2 जगह पर, बट
लार्जर अगर दृष्टिकोण से बात करें तो दोनों के नियत में अच्छे से जानते हैं कौन ईमानदारी को प्रेफरेंस देता है। तो मैंने एक रील बनाई थी, तो उस पर हार्डली कोई नेगेटिव कमेंट था। तो वहाँ से मैं समझ पाया कि योगी जी को लेकर के कितनी ज़्यादा लोगों में एक्सेप्टेंस है। जब ये यूजीसी वाला चल रहा था, जो यूजीसी में लोग मोदी जी से नाराज़ थे, हर तरह से मोदी जी को गालियाँ निकाल रहे थे, और कई लोग तो ऐसे थे जो जानबूझ करके इसका फ़ायदा उठा करके जो दोष है वो योगी जी पे भी मढ़ना चाह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ भी बराबर के दोषी हैं, वो भी जो है ठाकुर समाज से आते हैं। लेकिन विद द टाइम क्या हुआ, पता नहीं रातों रात क्या हुआ, लोगों ने योगी जी का पक्ष लेना स्टार्ट कर दिया और योगी जी के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। लोग ये तक कहने लगे कि हमें मोदी नहीं योगी चाहिए। तो इस लेवल का हम देखते हैं, चूंकि हम वीडियोस अपलोड करते हैं या शॉर्ट्स बनाते हैं, तो उसमें कमेंट से पब्लिक का एक जनरल परसेप्शन पता चलता है। खैर, तो मैं बात कर रहा था बंगाल की, तो वहाँ अखिलेश यादव नहीं गए, उसका एक बड़ा कारण ये था, ममता बनर्जी भाग गई छोड़ करके। वो खुद समझ गई कि अब मेरे हाथ से भागडोर निकल चुकी है। ऐसे ये केस मैं और बताता हूं। बंगाल इलेक्शन में यूपी के सिंघम अजय शर्मा जी को भेजा गया, आईपीएस हैं, ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, पंजाब से आते हैं। इनको भेजा गया है ऑब्जर्वर की भूमिका निभाने के लिए, और ये गए हुए हैं, देखिए, साउथ 24 परगना में, आई थिंक, हाँ, साउथ 24 परगना में गए हुए थे ऑब्जर्वर की भूमिका निभाने के लिए। तो हुआ ये कि यहाँ पर जो टीएमसी का कैंडिडेट लड़ रहा है चुनाव, वो उस कैंडिडेट को जाकर के इन्होंने हड़का दिया, उससे कहा, और वो जो कैंडिडेट है वो अभिषेक बनर्जी का बड़ा करीबी है, और इस साउथ 24 परगना में अभिषेक बनर्जी की भी पकड़ अच्छी है। तो उस जगह पर ये गए अपने ऑब्जर्वर की भूमिका निभाने के लिए, और इस तरह से अपने बल के साथ, जिसमें सीआरपीएफ के जवान भी थे, इन्होंने सभी लोगों को समझाया कि देखो, जो भी लोग, मैं उसका नाम दिखाता हूँ, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, जो कैंडिडेट है, तो उससे क्या होगा, बात करना आसान रहेगा। देखिए, एकदम याद था, मेरे दिमाग से निकल गया वो, हाँ, जहांगीर खान, टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान। तो हुआ ये कि जहांगीर खान के जो करीबी हैं, उसके परिवार वाले हैं, वो आस पड़ोस के लोगों को धमका रहे थे कि बीजेपी को वोट मत देना, वरना ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो इन्होंने जाकर के जहांगीर खान के करीबियों को समझा दिया कि देखो, ऐसा है कि अगर इस तरह से धमका धमकी करी या कुछ भी आपने उपद्रव करने की कोशिश किया तो ठीक कर दूंगा। इस तरह से उन्होंने बयान दिया। कई बयान इस तरह के हैं जो उनके वायरल चल रहे हैं इस वक्त। इस बात पर हुआ ये कि वहाँ के निजी थाने में, वहाँ के लोकल थाने में कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश की गई, एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई शर्मा जी के खिलाफ, और बोला गया कि ये तो रात को घरों में घुस रहे हैं, महिलाओं से अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं। इस तरह से डायरेक्ट एलिगेशन इन पर लगाए गए। उन एलिगेशन की शिकायत जब हाईकोर्ट में पहुंची तो हाईकोर्ट ने पूरी तरह से नकार दिया, और हाईकोर्ट ने कह दिया है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने, कि हम किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेंगे पोल ऑफिसर्स के ऊपर 29 अप्रैल तक, यानी 29 अप्रैल की शाम तक जितने भी पोल ऑफिसर्स नियुक्त किए गए उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो साहब, कलकत्ता हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल रही, एसआईआर कैंसिल नहीं हो रहा है ना, और सीआरपीएफ के जवान गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंच गए हैं, लाउड स्पीकर्स पर ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, भवानीपुर भी सेफ नहीं दिख रहा, टीएमसी के 800 से ज़्यादा गुंडे जेल में बंद कर दिए गए हैं, और सबसे बड़ी बात, पूरी ये कोशिश की जा रही है कि कहीं भी 10 पुलिस वाले भी खड़े ना हों। जो बंगाल पुलिस है, हिदायत दी गई है कि जहाँ जहाँ इलेक्शन होने हैं या जो कैंडिडेट है उसके कैंपस के आसपास 10 पुलिस वाले से ज़्यादा नहीं होंगे सेफ्टी के लिए। लेकिन ये जो जहांगीर खान है, इसके यहाँ देखा गया 14 पुलिस वाले थे, क्योंकि ये देखा गया है कि बंगाल के पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करती है। एक केस ऐसा भी देखने को मिला जहाँ पर पुलिस उल्टा शिकायतकर्ता को धमका रही है। हुआ ये था कि एक पुलिस वाला था, उस पुलिस वाले की पिटाई कर दी गई टीएमसी के गुंडों द्वारा। मामला पुराना है, अभी का नहीं है। पिटाई कर दी गई। वो पुलिस वाला निजी थाने में जाता है कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए कि साहब मैं पुलिस वाला हूँ, मेरी मारपीट हो गई, आप कंप्लेंट दर्ज करें। तो जिस पुलिस वाले से कहता है, पुलिस वाला कहता है अच्छा रुको, वो फ़ोन करता है टीएमसी के गुंडों को कि हाँ भाई ये कंप्लेंट लिखाने आए। तो वो कहते हैं रुको हम वहीं आ रहे हैं। गुंडे थाने पहुँचते हैं, उसकी फिर पिटाई लगा देते हैं। तो ये चलता आया है बंगाल में।
इसलिए कोर्ट ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी वहाँ की पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। जो भरोसा किया अपने सीआरपीएफ के जवानों पर किया है और जो बाहर से ऑब्जर्वर आए उन पर किया है। सबसे बड़ा जो फैक्टर है बंगाल इलेक्शन में वो है कि मतदाताओं के दिमाग से डर निकाल दो। इसलिए आप बार बार इस तरह के बयान सुन रहे हैं कि ठीक कर दूंगा, अगर किसी ने किसी से कुछ कहा तो देख लेना, इस तरह की बातें। अमित शाह ने भी हाल ही में कहा था एक रोड शो के दौरान कि टीएमसी के गुंडों सुधर जाओ वरना उल्टा लटका करके सीधा करवा दूंगा, इस तरह से बात की गई। और एक में देख रहा था अमित शाह रैली कर रहे थे कहीं पर, तो कॉन्टेक्स्ट क्या था समझ में नहीं आया, क्योंकि सिर्फ अमित शाह को दिखाया जा रहा था, वो भीड़ में क्या हो रहा था पता नहीं चल रहा था। तो अमित शाह किसी से कह रहे थे कि उसको यहीं छोड़ दो, उसको यहीं छोड़ दो, उसको ऐसा कर दो, कोई होगा दर्शक। तो फिर देखा कि बंगाल पुलिस आ गई उसको पकड़ने के लिए, तो अमित शाह बंगाल पुलिस से कहते हैं ए बंगाल पुलिस पीछे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। तो बस इतना कहा था अमित शाह ने कि ए बंगाल पुलिस पीछे हो जाओ, पूरी भीड़ में हल्ला मच गया, हो कितनी अच्छी बात कह दी, नारे लग रहे हैं अमित शाह के प्रेज में। यानी भीड़ को बड़ा पसंद आया कि आपने पुलिस को टारगेट किया। ये दर्शा रहा है कि भीड़ खुद मानती है कि पुलिस से कितना परेशान है। तो ये वो ग्राउंड ऑब्जर्वेशंस हैं जो पिक्चर क्लियर कर रही है। एक और ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, बात है मोदी जी वाली, जहाँ आपने देखा होगा मोदी जी झालमुड़ी खाने के लिए एक जगह रुक गए थे, उसको 10 रुपये देते हैं, वो झालमुड़ी देते हैं, मोदी जी खा रहे होते हैं। एक सीन आपने मोदी जी का वो देखा। उसके बाद एक सीन आपने मोदी जी का देखा जहाँ वो नाव में बैठ करके हावड़ा ब्रिज पार कर रहे हैं, वो हमने सीन देखा था, फोटो वोटो खींच रहे हैं। ऐसे ही एक दृश्य और था कोई जिसमें वो हाँ लोटस ले रहे हैं और कुछ फूल ले रहे हैं 100 रुपये के। तो मोदी जी इस तरह की 2-3 एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाई दिए। इस बार ममता बनर्जी भी यही काम कर रही थी, एक सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही थी। तो कहने का तात्पर्य है पिछले इलेक्शंस तक टीएमसी सामने से करती थी और बीजेपी डिफेंड करती नजर आती थी। बीजेपी देखती थी अच्छा टीएमसी ने ऐसा कर दिया, ला हम भी ऐसा कर दें, अच्छा टीएमसी ऐसा कर रही है, इससे कैसे बचें, टीएमसी के प्रहार से कैसे बचें, बीजेपी ये प्रयास करती थी पहले। इस बार हो ये रहा है कि प्रहार बीजेपी पहले कर रही है, फिर टीएमसी बीजेपी को देख करके प्रहार कर रही है, अच्छा उसने ऐसा कर दिया मैं भी कर दूं। यानी कि चुनावी टेम्पलेट बीजेपी सेट कर रही है, ना कि टीएमसी। ये एक बड़ा अंतर देखने को मिला है। ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन में बताता हूं, गलती जो ममता बनर्जी से एक और बड़ी गलती हो गई वो ये कि ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो पहले जारी कर दिया और उसमें महिलाओं को जो देने वाली स्कीम्स हैं या जो भी लाभ देने चुनावी वादे हैं वो बड़े सीमित से रखे, और बीजेपी ने बाद में किया तो जाहिर सी बात है पिटारा खोल दिया। तो महिलाओं को तो आकर्षित कर ही लिया वोट बैंक के रूप में। महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाली बात जो संसद में आई थी वो बिल पास नहीं होने दिया विपक्ष ने, उसको भी मुद्दा बनाया बीजेपी ने, महिलाओं को और आकर्षित किया। ये भी बोला कि अगर हमारी सरकार बंगाल में बनती है तो महिलाओं को 33% आरक्षण दे देंगे। तो हर तरह से बीजेपी कोशिश कर रही है कि महिला वोट बैंक पूरी तरह से बीजेपी को पड़ जाए। अब जब पहले फेज में हम देख रहे हैं कि 93% इलेक्शन वोटिंग हो रही है, तो 93% वोटिंग में यार जाहिर सी बात है कि महिलाएं बढ़ चढ़ के गई होंगी, तो और बड़ा सेक्शन ऐसा होगा जो बीजेपी को देके आया होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अब सुनो दूसरी बात। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कुछ रिपोर्टर्स ग्राउंड पर गए थे, उन्होंने पूछा गांव की महिलाओं से, बहुत ऐसी गांव की महिला जो कट्टर टीएमसी समर्थक है, ममता बनर्जी की कट्टर समर्थक रही है, उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं इस बार कौन जीते। तो महिलाएं कह रही हैं कि देखो हम चाहते हैं कि इस बार जीते तो दीदी ही, लेकिन जीत की सीटें कम हो जाएं, जैसे पिछली बार 224 या 216 जितनी भी सीट आई थी ऐसा ना हो, 150 155 के आसपास सीट आ जाए, ताकि दीदी हमारा भी ख्याल रखें, दीदी को पता चले कि भाई हमारा भी वोट बैंक है, दीदी अगली बार कोशिश करें कि हमारा भी वोट बैंक उनको मिले। तो जीत का मार्जिन थोड़ा सा कम करवाना चाह रही हैं महिलाएं जो कट्टर समर्थक हैं, और इसीलिए ये देखा गया कि महिलाओं में डिससेटिस्फेक्शन है ममता बनर्जी को लेकर के। महिलाएं ये चाहती हैं कि जो स्कीम्स चल रही हैं महिलाओं के नाम पर, जिनका लाभ महिलाओं तक नहीं पहुंच रहा, टीएमसी के गुंडे बीच में ही खा जाते हैं, वो लाभ उन तक पहुंचे, वो तभी होगा जब महिलाओं पर ये ममता बनर्जी ध्यान देंगी, और ध्यान तभी देंगी जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत तभी पड़ेगी जब सीटें गिनी चुनी आएंगी, उतनी नहीं आएंगी। तो महिलाओं का एक बड़ा चंक बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है। इसके बाद मैंने कुछ और रिपोर्टर्स को देखा सुना कई न्यूज़ चैनल्स पर और यूट्यूब पर, तो जो रिपोर्टर्स ग्राउंड पर जाके काम कर रहे हैं उनका कहना यह है कि कोलकाता में जहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती थी, इस बार बता रहे हैं कि आधे से ज़्यादा 6-7 सीटें बीजेपी जीत सकती है। अगर कोलकाता में ऐसा हो रहा है तो आप ये समझ जाइए कि ममता के हाथ से सब कुछ निकल गया, क्योंकि पिछली बार 2021 में जो सेकेंड फेज वाला जो पोर्शन है
वहाँ पर जो चुनाव हुआ था वहाँ बीजेपी को केवल 18 सीट मिली थी, कुल 18। और ये आपका कहाँ गया, ये कोलकाता है, कोलकाता की एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। ये पूरा साउथ 24, मतलब ये पूरा जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र, यहाँ मुस्लिमों की अच्छी खासी भरमार है और टीएमसी की तगड़ी पकड़ है, वो आपको यहाँ से दिख रही है कि 142 सीट्स में से 123 सीटें तो टीएमसी जीत गई थी। लेकिन इस बार कोलकाता जैसे जगह पर बता रहे हैं कि आधे से ज़्यादा बीजेपी के पक्ष में है, तो समझ जाइए कि हवा किधर है। ये ग्राउंड के पत्रकार बता रहे हैं, मैं तो नहीं ज़्यादा अच्छे से बता सकता इस चीज़ को। बाकी पहले फेज का बता रहे हैं कि 152 में से बीजेपी आराम से 110 ले आएगी, ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं। हम तो आपको पहले ही कह रहे थे 100 से ऊपर तो आएंगी होंगी। और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि दूसरे वाले फेज में बीजेपी करीब करीब ऐसा उनका मानना है कि 50 सीटें तो ले ही आएगी, 50 से 60 सीटें, यानी उनके हिसाब से बीजेपी 170 60-70 के आसपास आ जाएगी, 160-70 के आसपास। देखो आती है कि नहीं आती, मेरा मानना ऐसा है, अगर मेरे से आप पर्सनली पूछो, मैंने जो अभी तक 2-3 वीडियो बना करके अपने पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स नाम के यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है कि दोनों मिला दो तो मेरे हिसाब से बीजेपी अगर 200 भी पार कर जाए तो आप हैरान मत होना, हैरान मत होना। तो ये अभी तक मामला है। और मैं आपको चीज़ बताऊं, एक चीज़ और, ये मैं क्यों कह रहा हूं 200 वाली बात, सुनिए। ये सेकंड फेज में होने वाला पोर्शन है जहां चुनाव होंगे। इस पूरे पोर्शन में चाहे बीजेपी जीती हो या टीएमसी जीती हो, जाहिर सी बात है टीएमसी ज़्यादा जीती है, तो टीएमसी की बात करूं अगर मैं, तो टीएमसी ने 18 प्लस 27, 18 और 27, 8 और 7 15, 4, यानी 45 सीट तो ऐसी जीती हैं जहां मार्जिन बहुत कम था, 10% से भी कम था। और बाकी 40 सीटें ऐसी जीती हैं जहां मार्जिन 10 से 15% था, यानी कि 85 सीटें ऐसी जीती हैं जहां मार्जिन कम था। ये रेडिश इलाका दिख रहा है ना आपको, बहुत ज़्यादा जो रेड है वहाँ मार्जिन और कम है। जो बिल्कुल ग्रीन दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा जो ग्रीन दिख रहा है, यहाँ मार्जिन ज़्यादा था, अच्छी लैंडस्लाइड विक्ट्री है। तो आपको नहीं लगता कि जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है बीजेपी के लिए, इन 85 को, 85 ना सही तो कम से कम 85 में से 75 जीतना बहुत आसान है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 200 पार भी कर जाए तो हैरान मत होना। आप डेटा देखा करो, डेटा से आपको पता चल जाएगा कि सीन क्या है। और पहला वाला तो फेज इन्होंने क्लियर कर ही लिया है, उसमें तो बात करनी ही नहीं है। इस तरह से ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि अब जो देखो सेकंड फेज में ये बहुत आशंका है कि कहीं हिंसा हो जाए, बमबारी हो जाए, मारकाट मच जाए, तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रखी गई है सेकंड वाले फेज के लिए, क्योंकि इलाका पूरा का पूरा ऐसा है जहाँ सब ये गुंडे टाइप के लोग ही रहते हैं। मैंने अभी आपको बता ही दिया है। और अभी खबर भी आई थी 2 दिन पहले, 26 अप्रैल की बात है, 100 जिंदा बम मिले थे एक टीएमसी के वर्कर के यहाँ, जिसका नाम था रफीकुल इस्लाम, इसका नाम था। 100 जिंदा बम मिल चुके हैं। ये तो एक जगह पकड़ा गया है कोलकाता में, सॉरी साउथ 24 परगना में। साउथ 24 परगना का कितना नाम आ रहा है आप देख लीजिए। तो इस तरह के जिंदा बम पाए जाना, अभी हो सकता है और मिलें कहीं, हो सकता है किसी एक जगह न भी मिल पाए हों। तो इस तरह के इंतजाम टीएमसी ने कर रखे हैं, तो समझ जाइए। अभी तो एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर निकल रहे हैं रात को, जबकि रात को मोटरसाइकिल ले जाना बैन कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। आप इस समय चुनाव से 2 दिन पहले, जैसे कल चुनाव है तो आज और कल से रात को मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, कोई इमरजेंसी होगी परमिशन लेके तभी जा सकते हैं। पर उस समय तो जा सकते थे, परसों तो जा ही सकते थे। तो रात को लेकर के जा रहे थे, तो जहाँ पर हल्ला करते हुए जा रहे थे, खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे। कोशिश पूरे कर रहे हैं ये। इनको ये भी पता है कि इस बार खेला इनका नहीं हुआ तो फिर ये फेला हो जाएगा, और जो होना है। तो जो पूरा सिनेरियो है, जो अलग अलग भाषण हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, पत्रकारों की कथनी है, ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज है, चुनावी कैंपेन कॉपी पेस्ट मारना है जो टीएमसी का है। टीएमसी डिफेंसिव है, बीजेपी एग्रेसिव है। बीजेपी के पास इतने स्टार प्रचारक हैं, देखो मोदी, अमित शाह, योगी जी, हेमंत बिस्वा शर्मा, है ना, और बाकी जगहों से भी, जैसे देवेंद्र फडणवीस हो गए, आपके मोहन यादव साहब हो गए, रेखा गुप्ता जी हो गई, जितने चीफ मिनिस्टर हैं ये तो हो ही गए। उसके अलावा भी जो बंगाल के हैं, शुभेंदु अधिकारी हो गए, तमाम और भी नेता हैं, इनके पास अच्छा खासा एक
कैडर ऐसा है जो एक साथ 10 जिलों में रैली एक साथ कर सकता है और सारी रैली हिट करा दे। ममता बनर्जी के पास एक ममता बनर्जी खुद है और अभिषेक बनर्जी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, बीजेपी ने इस बार इलेक्शन में एक चीज़ और बार बार बोली कि 4 तारीख के बाद अभिषेक बनर्जी सीएम नहीं बन पाएंगे। ममता दीदी कितनी भी कोशिश कर लें, अभिषेक भैया का कुछ नहीं होने वाला। इस तरह के बयान भी आए हैं। अमित शाह ने कई बार कहा है। अब ममता ने तो कभी नहीं कहा कि मैं अभिषेक को सीएम बनाऊंगी, लेकिन इस तरह से बार बार अभिषेक बोलने से जनता में भी मैसेज जा रहा है कि हो सकता, जो ममता के कट्टर समर्थक हैं, कि हो सकता है अब दीदी ना बन पाए, अभिषेक को बनाएंगे, ये इससे अच्छा एक काम करते हैं, हम परिवर्तन के लिए बीजेपी को वोट कर देते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, बार बार अभिषेक कहने से क्या होगा, टीएमसी में भी 2 गुट हैं, एक अभिषेक को पसंद करता है, एक ममता को। अभिषेक और ममता दोनों के काम करने का तरीका अलग है। तो जब आप बार बार अभिषेक करोगे तो ममता के गुट में, यानी गुटबाजी करने का एक अच्छा मौका आपको मिलता है। और जब आप बार बार अभिषेक करोगे तो ममता बनर्जी इसको काट भी नहीं सकती। वो ये थोड़ी कहेंगी कि नहीं मैं अभिषेक को कुछ नहीं बनाने वाली, तो ये फंस जाएंगी। तो बड़ा अच्छा पैंतरा ये निकाला है कि अभिषेक को प्रोजेक्ट करो। और अभिषेक का गला वैसे ही सूखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे इतने भ्रष्टाचार के केस मेरे ऊपर लद जाएंगे, इतना मैंने यहाँ गोरख धंधा चलाया है कि अगर इनकी सरकार गई टीएमसी की तो सबसे पहले अभिषेक नपेगा। तो पूरा कैंपेन ऐसा डिजाइन किया है जहां पर ममता पर डायरेक्ट हमला कम करके इनके सिंडिकेट, कटमनी, भ्रष्टाचार, इंडस्ट्रीज को भगा देना। ममता के काल में आपको पता है बंगाल से 6000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज चली गई, बंगाल छोड़ दिया उन्होंने। तो नैनो का प्लांट जो बंगाल में लगना था वो देखिए गुजरात में लगा, जबकि उस समय टीएमसी की सरकार नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध ममता ने किया था। केंद्र में सपोर्ट कर रही थी वो यूपीएस कांग्रेस सरकार को। तो ये कलेक्टिव कई सारे फैक्टर्स हैं जो बीजेपी को जिताने की ओर इस समय इशारा कर रहे हैं। बाकी चुनाव है भाई, क्या कोई कुछ नहीं सकता। मैं आपको सिर्फ वो बता सकता हूँ जो मैंने गैदर किया है सब जगह से, कि भाई मुझे यहाँ से ये पता चला, मुझे ये लगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है साहब। बाकी कल जो भी इलेक्शन का नतीजा होगा, मतलब कितने % वोटिंग हुई, शाम को एग्जिट पोल आएंगे और नतीजा तो 4 तारीख को आएगा, उस पर भी हम वीडियो बना करके डिस्कस करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।